न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मीनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद देश की खबरों में। तो चलिए डालते हैं नजर आज की ताजी टीम बनी। अब देखते हैं खबरों पर एक नजर विस्तार से। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने पाकिस्तान को सैन्य व कूटनीतिक मोर्चों पर करारा जवाब दिया है। इस बहुआयामी ऑपरेशन में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस नीति को दोहराया और पाकिस्तान को सैन्य और गैर सैन्य दोनों माध्यमों से पछाड़ दिया। मोदी सरकार ने अपने कड़े फैसलों से न सिर्फ पाकिस्तान को कूटनीतिक और आर्थिक रूप से अलग थलग किया, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ अपने कठोर रूख को भी विश्व पटल पर स्पष्ट कर दिया है। गैर सैन्य कार्रवाई करते हुए भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर बड़ा प्रहार किया। इससे पाकिस्तान की कृषि, जल आपूर्ति और ऊर्जा उत्पादन पर गंभीर असर पड़ा। इसके साथ ही अटारी वाघा सीमा और द्वीपक्षीय व्यापार बंद कर दिया गया है। भारत ने पाकिस्तान के सभी नागरिकों से वीजा रद्द करे उन्हें देश से निकाला और पाकिस्तान कलाकारों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया, जिससे पाकिस्तान की सांस्कृतिक पहुंच भी समाप्त हो गई। सैन्य मोर्चे पर भारतीय सेना ने 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक मिसाइल हमले किए। इसमें पाकिस्तान में बहावलपुर, मुरीद के जैसे 4 बड़े गढ़ और पीओके में मुजफ्फराबाद व कोटली जैसे 5 अड्डों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। पाकिस्तान ने पिछले 3 दशकों में इन्हें तैयार किया था और यहाँ आतंकियों की नर्सरी चलाता था। ये ठिकाने जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसे संगठनों के मुख्यालय थे। वही LOC पर पाकिस्तानी गोलाबारी के जवाब में भारत ने सटीक कार्रवाई करते हुए आतंकी बंकर और पाकिस्तानी सेना की चौकियों को नष्ट किया। इस बहुआयामी ऑपरेशन में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस नीति को दोहराया और पाकिस्तान को सैन्य और गैर सैन्य दोनों माध्यमों से पछाड़ दिया। मोदी सरकार ने अपने कड़े फैसलों से न सिर्फ पाकिस्तान को कूटनीतिक और आर्थिक रूप से अलग थलग किया, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ अपने कठोर रूख को भी विश्व पटल पर स्पष्ट कर दिया है। गैर सैन्य कार्रवाई करते हुए भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर बड़ा प्रहार किया। इससे पाकिस्तान की कृषि, जल आपूर्ति और ऊर्जा उत्पादन पर गंभीर असर पड़ा। इसके साथ ही अटारी वाघा सीमा और द्वीपक्षीय व्यापार बंद कर दिया गया है। भारत ने पाकिस्तान के सभी नागरिकों से वीजा रद्द करे उन्हें देश से निकाला और पाकिस्तान कलाकारों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया, जिससे पाकिस्तान की सांस्कृतिक पहुंच भी समाप्त हो गई। सैन्य मोर्चे पर भारतीय सेना ने 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक मिसाइल हमले किए। इसमें पाकिस्तान में बहावलपुर, मुरीद के जैसे 4 बड़े गढ़ और पीओके में मुजफ्फराबाद व कोटली जैसे 5 अड्डों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। पाकिस्तान ने पिछले 3 दशकों में इन्हें तैयार किया था और यहाँ आतंकियों की नर्सरी चलाता था। ये ठिकाने जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसे संगठनों के मुख्यालय थे। वही LOC पर पाकिस्तानी गोलाबारी के जवाब में भारत ने सटीक कार्रवाई करते हुए आतंकी बंकर और पाकिस्तानी सेना की चौकियों को नष्ट किया। इस बहुआयामी ऑपरेशन में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस नीति को दोहराया और पाकिस्तान को सैन्य और गैर सैन्य दोनों माध्यमों से पछाड़ दिया। मोदी सरकार ने अपने कड़े फैसलों से न सिर्फ पाकिस्तान को कूटनीतिक और आर्थिक रूप से अलग थलग किया, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ अपने कठोर रूख को भी विश्व पटल पर स्पष्ट कर दिया है। गैर सैन्य कार्रवाई करते हुए भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर बड़ा प्रहार किया। इससे पाकिस्तान की कृषि, जल आपूर्ति और ऊर्जा उत्पादन पर गंभीर असर पड़ा। इसके साथ ही अटारी वाघा सीमा और द्वीपक्षीय व्यापार बंद कर दिया गया है। भारत ने पाकिस्तान के सभी नागरिकों से वीजा रद्द करे उन्हें देश से निकाला और पाकिस्तान कलाकारों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया, जिससे पाकिस्तान की सांस्कृतिक पहुंच भी समाप्त हो गई। सैन्य मोर्चे पर भारतीय सेना ने 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक मिसाइल हमले किए। इसमें पाकिस्तान में बहावलपुर, मुरीद के जैसे 4 बड़े गढ़ और पीओके में मुजफ्फराबाद व कोटली जैसे 5 अड्डों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। पाकिस्तान ने पिछले 3 दशकों में इन्हें तैयार किया था और यहाँ आतंकियों की नर्सरी चलाता था। ये ठिकाने जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसे संगठनों के मुख्यालय थे।
वहीं एलओसी पर पाकिस्तानी गोलाबारी के जवाब में भारत ने सटीक कार्रवाई करते हुए आतंकी बंकर और पाकिस्तानी सेना की चौकियों को नष्ट किया। अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगली खबर। लखनऊ रविवार को रक्षा क्षेत्र में ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनेगा। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लखनऊ नोड पर दुनिया की सबसे विध्वंसक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की उत्पादन इकाई का शुभारंभ होने जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह डिजिटल माध्यम से दिल्ली से इस समारोह में शामिल होंगे और मुख्यमंत्री योगी के साथ इसका उद्घाटन करेंगे। ये कदम उत्तर प्रदेश और भारत की डिफेंस आत्मनिर्भरता को मजबूत करने और भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनावपूर्ण हालात में सामरिक शक्ति को नई धार देने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह टाइटेनियम एंड सुपर एलियंस मटेरियल्स प्लांट का भी उद्घाटन करेंगे। ये प्लांट एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर के लिए उच्च गुणवत्ता वाले सामग्रियों का उत्पादन करेगा, जिनका उपयोग चंद्रयान मिशन और लड़ाकू विमानों में किया जाएगा। इसके साथ ही ब्रह्मोस एयरस्पेस की इंटीग्रेशन एवं टेस्टिंग फैसिलिटी परियोजना का भी लोकार्पण होगा, जो मिसाइलों के परीक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लखनऊ नोड पर दुनिया की सबसे विध्वंसक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की उत्पादन इकाई का शुभारंभ होने जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह डिजिटल माध्यम से दिल्ली से इस समारोह में शामिल होंगे और मुख्यमंत्री योगी के साथ इसका उद्घाटन करेंगे। ये कदम उत्तर प्रदेश और भारत की डिफेंस आत्मनिर्भरता को मजबूत करने और भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनावपूर्ण हालात में सामरिक शक्ति को नई धार देने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह टाइटेनियम एंड सुपर एलियंस मटेरियल्स प्लांट का भी उद्घाटन करेंगे। ये प्लांट एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर के लिए उच्च गुणवत्ता वाले सामग्रियों का उत्पादन करेगा, जिनका उपयोग चंद्रयान मिशन और लड़ाकू विमानों में किया जाएगा। इसके साथ ही ब्रह्मोस एयरस्पेस की इंटीग्रेशन एवं टेस्टिंग फैसिलिटी परियोजना का भी लोकार्पण होगा, जो मिसाइलों के परीक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। चलिए आगे बढ़ते और देखते हमारी अगली खबर। आगरा के सिकंदराबाद के कारगिल चौराहे पर बालाजी ज्वेलर्स के यहां लूट और सराफ की हत्या के सनसनीखेज मामले में बदमाशों की खोजबीन में लगाई गई टीमों में शामिल कई पुलिसकर्मियों ने काम ही नहीं किया। पुलिस आयुक्त दीपक कुमार ने समीक्षा की तो लापरवाही सामने आई। इस पर सिकंदरा और न्यू आगरा थाने में तैनात 6 दरोगाओं को लाइन हाजिर किया गया। सिटी सर्किल के कई थानेदार पर भी लापरवाही में गाज गिर सकती है। सिकंदरा के कारगिल चौराहे पर 2 मई को बालाजी ज्वेलर्स के यहां लूट और कारोबारी योगेश चौधरी की हत्या की गई थी। पुलिस ने लूट का खुलासा किया था। बदमाश अमन मुठभेड़ में मारा गया था। उसका भाई और पिता को जेल भेजा गया। 50,000 रुपए का इनामी फारूक फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। पुलिस आयुक्त ने खुलासे में लगाई पुलिस टीमों की समीक्षा की। पुलिसकर्मियों की लापरवाही सामने आई। पुलिस आयुक्त के निर्देश पर डीसीपी सिटी ने सिकंदरा थाने की चौकी प्राक्षी टॉवर के प्रभावी बबलू पाल, एसएसआई सिकंदरा सुनील कुमार, एसआई अरविंद कुमार, एसआई नरेंद्र कुमार, चौकी इंचार्ज डिवीजन न्यू आगरा अखिलेश कुमार, चौकी प्रभारी दयाल बाग थाना न्यू आगरा अमित कुमार को लाइन हाजिर कर दिया है और सराफ की हत्या के सनसनीखेज मामले में बदमाशों की खोजबीन में लगाई गई टीमों में शामिल कई पुलिसकर्मियों ने काम ही नहीं किया। पुलिस आयुक्त दीपक कुमार ने समीक्षा की तो लापरवाही सामने आई। इस पर सिकंदरा और न्यू आगरा थाने में तैनात 6 दरोगाओं को लाइन हाजिर किया गया। सिटी सर्किल के कई थानेदार पर भी लापरवाही में गाज गिर सकती है। सिकंदरा के कारगिल चौराहे पर 2 मई को बालाजी ज्वेलर्स के यहां लूट और कारोबारी योगेश चौधरी की हत्या की गई थी। पुलिस ने लूट का खुलासा किया था। बदमाश अमन मुठभेड़ में मारा गया था। उसका भाई और पिता को जेल भेजा गया। 50,000 रुपए का इनामी फारूक फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। पुलिस आयुक्त ने खुलासे में लगाई पुलिस टीमों की समीक्षा की। पुलिसकर्मियों की लापरवाही सामने आई। पुलिस आयुक्त के निर्देश पर डीसीपी सिटी ने सिकंदरा थाने की चौकी प्राक्षी टॉवर के प्रभावी बबलू पाल, एसएसआई सिकंदरा सुनील कुमार, एसआई अरविंद कुमार, एसआई नरेंद्र कुमार, चौकी इंचार्ज डिवीजन न्यू आगरा अखिलेश कुमार, चौकी प्रभारी दयाल बाग थाना न्यू आगरा अमित कुमार को लाइन हाजिर कर दिया है। अब आगे बढ़ते और देखते अगली खबर। दिल्ली एयरपोर्ट ने अपने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि हालांकि परिचालन सामान्य है, लेकिन हालात के मद्देनजर कुछ उड़ानों के शेड्यूल में बदलाव हो सकता है। एडवाइजरी में कहा गया है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर परिचालन सुचारू रूप से जारी है। हालांकि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो द्वारा अनिवार्य किए गए हवाई क्षेत्र की गतिशीलता और सुरक्षा प्रोटोकॉल में वृद्धि के मद्देनजर उड़ान के शेड्यूल में समायोजन हो सकता है।
और सुरक्षा चौकियों पर प्रतीक्षा समय बढ़ सकता है। यात्रियों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे अपनी संबंधित एयरलाइन के संचार चैनलों के माध्यम से अपडेट रहे, कैबिन और चेक इन बैगेज के लिए निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करें, संभावित सुरक्षा देरी को समायोजित करने के लिए पहले से ही पहुंचे कुशल सुविधा के लिए एयरलाइन और सुरक्षा कर्मियों को पूरा सहयोग दें। एयरलाइन या आधिकारिक दिल्ली एयरपोर्ट वेबसाइट के माध्यम से उड़ान की स्थिति की पुष्टि करें। वो सभी यात्रियों को सटीक जानकारी के लिए केवल आधिकारिक अपडेट पर निर्भर रहने और सत्यापित सामग्री प्रसारित करने से बचने की दृढ़ता से सलाह देते हैं। सुरक्षित और कुशल यात्रा अनुभव बनाए रखने के लिए हम सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम करते हुए उनके निरंतर सहयोग और समर्थन के लिए धन्यवाद देते हैं। इसमें कहा गया है कि हालांकि परिचालन सामान्य है, लेकिन हालात के मद्देनजर कुछ उड़ानों के शेड्यूल में बदलाव हो सकता है। एडवाइजरी में कहा गया है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर परिचालन सुचारू रूप से जारी है। हालांकि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो द्वारा अनिवार्य किए गए हवाई क्षेत्र की गतिशीलता और सुरक्षा प्रोटोकॉल में वृद्धि के मद्देनजर उड़ान के शेड्यूल में समायोजन हो सकता है और सुरक्षा चौकियों पर प्रतीक्षा समय बढ़ सकता है। यात्रियों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे अपनी संबंधित एयरलाइन के संचार चैनलों के माध्यम से अपडेट रहे, कैबिन और चेक इन बैगेज के लिए निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करें, संभावित सुरक्षा देरी को समायोजित करने के लिए पहले से ही पहुंचे कुशल सुविधा के लिए एयरलाइन और सुरक्षा कर्मियों को पूरा सहयोग दें। एयरलाइन या आधिकारिक दिल्ली एयरपोर्ट वेबसाइट के माध्यम से उड़ान की स्थिति की पुष्टि करें। वो सभी यात्रियों को सटीक जानकारी के लिए केवल आधिकारिक अपडेट पर निर्भर रहने और सत्यापित सामग्री प्रसारित करने से बचने की दृढ़ता से सलाह देते हैं। सुरक्षित और कुशल यात्रा अनुभव बनाए रखने के लिए हम सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम करते हुए उनके निरंतर सहयोग और समर्थन के लिए धन्यवाद देते हैं। इसमें कहा गया है कि हालांकि परिचालन सामान्य है, लेकिन हालात के मद्देनजर कुछ उड़ानों के शेड्यूल में बदलाव हो सकता है। एडवाइजरी में कहा गया है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर परिचालन सुचारू रूप से जारी है। हालांकि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो द्वारा अनिवार्य किए गए हवाई क्षेत्र की गतिशीलता और सुरक्षा प्रोटोकॉल में वृद्धि के मद्देनजर उड़ान के शेड्यूल में समायोजन हो सकता है और सुरक्षा चौकियों पर प्रतीक्षा समय बढ़ सकता है। यात्रियों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे अपनी संबंधित एयरलाइन के संचार चैनलों के माध्यम से अपडेट रहे, कैबिन और चेक इन बैगेज के लिए निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करें, संभावित सुरक्षा देरी को समायोजित करने के लिए पहले से ही पहुंचे कुशल सुविधा के लिए एयरलाइन और सुरक्षा कर्मियों को पूरा सहयोग दें। एयरलाइन या आधिकारिक दिल्ली एयरपोर्ट वेबसाइट के माध्यम से उड़ान की स्थिति की पुष्टि करें। वो सभी यात्रियों को सटीक जानकारी के लिए केवल आधिकारिक अपडेट पर निर्भर रहने और सत्यापित सामग्री प्रसारित करने से बचने की दृढ़ता से सलाह देते हैं। सुरक्षित और कुशल यात्रा अनुभव बनाए रखने के लिए हम सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम करते हुए उनके निरंतर सहयोग और समर्थन के लिए धन्यवाद देते हैं। अब आगे बढ़ते और देखते अगली खबर। 2004 में एक व्यापारी की हत्या के प्रयास के 21 वर्ष पुराने मामले गैंगस्टर छोटा राजन को बरी कर दिया है। 2015 में राजन के भारत प्रत्यर्पण के बाद उस पर इस मामले में मुकदमा चलाया गया था। गैंगस्टर छोटा राजन को 2004 में एक व्यापारी की हत्या के प्रयास के 21 वर्ष पुराने मामले से बरी कर दिया गया। कोर्ट ने आदेश में कहा कि ऐसा कोई भी सबूत रिकॉर्ड में नहीं लाया गया जिससे पता चले कि राजन अपराध में शामिल था। साल 2004 में 6 से 7 लोग हरचंदानी की फर्म के कार्यालय में घुसे और वहां मौजूद एक अकाउंटेंट पर गोलियां चला दी, जिसके बाद मुंबई के अंधेरी पुलिस स्टेशन में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने राजन को वांछित आरोपी घोषित किया था। 2015 में राजन के भारत प्रत्यार्पण के बाद उस पर इस मामले में मुकदमा चलाया गया। अदालत ने पाया कि पुलिस ने महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम की कठोर धाराएं भी लगाई थी और दावा किया गया था कि अपराध को राजन द्वारा अपराध सिंडिकेट के प्रमुख के रूप में अंजाम दिया गया था और अधिनियम लगाने के लिए आवश्यक मंजूरी और पूर्व अनुमति उचित नहीं थी। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि पुलिस इस मामले में राजन की संलिप्तता साबित करने में विफल रही है। अभियोजन पक्ष के अनुसार नंद कुमार हरचंदानी नामक एक व्यवसायी 2004 में अंधेरी में झुग्गी पुनर्वास योजना के तहत एक इमारत का निर्माण कर रहा था। हरचंदानी और जमीन के पिछले मालिकों और एक ठेकेदार के बीच भुगतान को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि हरचंदानी पर बकाया राशि का भुगतान न करने का आरोप है और उन्हें धमकी भरे फोन आ रहे। अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि ये कॉल राजन ने की थी और गैंगस्टर को बिल्डर की हत्या का काम सौंपा गया था।
2015 में राजन के भारत प्रत्यर्पण के बाद उस पर इस मामले में मुकदमा चलाया गया था। गैंगस्टर छोटा राजन को 2004 में एक व्यापारी की हत्या के प्रयास के 21 वर्ष पुराने मामले से बरी कर दिया गया। कोर्ट ने आदेश में कहा कि ऐसा कोई भी सबूत रिकॉर्ड में नहीं लाया गया जिसे पता चले कि राजन अपराध में शामिल था। साल 2004 में 6 से 7 लोग हरचंदानी की फर्म के कार्यालय में घुसे और वहां मौजूद एक अकाउंटेंट पर गोलियां चला दी, जिसके बाद मुंबई के अंधेरी पुलिस स्टेशन में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने राजन को वांछित आरोपी घोषित किया था। 2015 में राजन के भारत प्रत्यर्पण के बाद उस पर इस मामले में मुकदमा चलाया गया। अदालत ने पाया कि पुलिस ने महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम की कठोर धाराएं भी लगाई थी और दावा किया गया था कि अपराध को राजन द्वारा अपराध सिंडिकेट के प्रमुख के रूप में अंजाम दिया गया था और अधिनियम लगाने के लिए आवश्यक मंजूरी और पूर्व अनुमति उचित नहीं थी। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि पुलिस इस मामले में राजन की संलिप्तता साबित करने में विफल रही है। अभियोजन पक्ष के अनुसार नंद कुमार हरचंदानी नामक एक व्यवसायी 2004 में अंधेरी में झुग्गी पुनर्वास योजना के तहत एक इमारत का निर्माण कर रहा था। हरचंदानी और जमीन के पिछले मालिकों और एक ठेकेदार के बीच भुगतान को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि हरचंदानी पर बकाया राशि का भुगतान न करने का आरोप है और उन्हें धमकी भरे फोन आ रहे। अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि ये कॉल राजन ने की थी और गैंगस्टर को बिल्डर की हत्या का काम सौंपा गया था। फिलहाल वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे देश विदेश की तमाम खबरें। तब तक के लिए देखते रहिए MNS न्यूज टीवी। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।